हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये हरियाणा गवर्नमेंट के जो डबलिंग फार्मर्स की जो इनकम है उसके बारे में कुछ बताएंगे सर आप? डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स का जो विषय है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बीड़ा उठाया है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठाए और उसी के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को आगे चलाए। और किसान समृद्ध होगा तो व्यापारी समृद्ध होगा, व्यापारी समृद्ध होगा उसका माल बिकेगा तो कारखाने चलेंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया जो है उसी वजह से ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। असली भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ग्राम का विकास जो है, किसान का विकास है, वो सर्वोपरि है। So you have been in state politics over 3 decades, but you have won the assembly election in 2019 and become a minister. How do you view this? पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, पार्टी में रह के काम किया, कभी इलेक्शन डायरेक्टली लड़ने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन बाद में जब मैंने अपनी अब सारी जिम्मेदारी परिवार की, समाज की या व्यापार की जो पूरी कर दी, उसके बाद मैंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। और सौभाग्यशाली रहा कि बिल्कुल जो ग्रामीण जो पिछड़ा हुआ इलाका था लोहारू का, वहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। पिछली बार मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया था, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये निश्चय लिया कि किसानों के खेतों में नहरी पानी पहुँचाना है, बिजली की व्यवस्था अच्छी करनी है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करनी है। और वो काम मैं करने में सक्षम रहा। उसका परिणाम ये रहा है कि लोगों ने मुझे भारी बहुमत से आशीर्वाद देके यहाँ भेजा। और मेरी पार्टी का भी मैं पूरा धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे आगे जिम्मेदारी दी मेरे कामों को देखते हुए कि हरियाणा का जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कृषि का, पशुपालन का, मछली पालन का और लॉ का, ये दे के मुझे काम किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी पार्टी का इतना बड़ा जो है आशीर्वाद मिला है। So what are the steps to facilitate the farmers to improve their income? किसानों के आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत सिस्टम है वो तो लगभग सैचुरेशन पे आ चुका है। इसके लिए हमें बहुत सारी दिशाओं में काम करना है। फसलों का विविधीकरण हो, बागवानी की तरफ ध्यान दें, सब्जियों की तरफ ध्यान दें और इनकी प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दें। हमारे देश में बहुत सारी जो सब्जियां हैं, किसान का उत्पादन है 20-25% तो वैसे ही बेकार चला जाता है। भंडारण की व्यवस्था ना होना, प्रोसेसिंग की व्यवस्था ना होना। दूसरा ये है कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन जो है एक मुख्य मुद्दा है। उससे किसान की आमदनी जल्दी बढ़ सकती है, मछली का पालन कर सकते हैं। और फार्म गेट प्रोसेसिंग है, किसान के बच्चे जो हैं नए नए काम करें, सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें, वो डेयरी का काम करें, छोटी प्रोसेसिंग का काम करें, बागवानी का काम करें, मशरूम उत्पादन करें, उनके प्रोसेसिंग के प्लांट लगाए। फिशरी में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इन चीज़ों की तरफ किसान को जब हम प्रशिक्षित करेंगे और आकर्षण उनका होगा तो किसान की आमदनी जल्दी बढ़ेगी। So people have huge expectations from you. What is your plan to address people concerns? देखिए, लोकतंत्र में हम जो है लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ही हमें जिम्मेदारी मिलती है। ये सही है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वैसे तो मोटे तौर पर पूरा प्रदेश ही किसानों का प्रदेश है और यहाँ पर जो ज़्यादा समस्याएं हैं मूलभूत ढांचा मजबूत करें, किसानों के बच्चों के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएं, पानी का सही बंटवारा करें और उसका किया भी है। हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन इजराइल की विधि से 85% तक सरकार ने सब्सिडी दी है। एक्सीलेंस के सेंटर जो हमने बढ़ाए हैं बागवानी और सब्जी की तरफ ध्यान देने के लिए, और फिशरीज़ के लिए हमने इसी साल का टारगेट दिया है कि कम से कम 2500 नए फार्म बने, जिससे लोग हमारे जो
ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो फिशरी का उत्पादन करें। और ख़ास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है अंत्योदय की, कि जो आदमी सबसे कमज़ोर आदमी है उसको सरकार की नीतियों का लाभ मिलना चाहिए। और पशुधन क्रेडिट कार्ड की एक ऐसी योजना प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो हमारा लक्ष्य अगले 100 दिन में जो है 5 लाख से ज़्यादा पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवा के उसको 4% ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराए। ग्रामीण कमज़ोर आदमी को साहूकार के चंगुल से मुक्ति दिलाना ये हमारी पार्टी की नीति है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा कल्याणकारी काम होगा अंत्योदय की भावना से जो हम काम कर रहे हैं कि 4% ब्याज पे पूंजी उपलब्ध कराए। सर जैसे कि आपने कहा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इसका सर बेनिफिट कैसे ले पाएंगे सर ये किसान? जो भी आदमी है जिसके पास गाय है, भैंस है, सूअर पालन है, बकरी पालन है, भेड़ पालन है, मुर्गी पालन है, उसको अपने चाहे उसकी बगैर किसी गारंटी के, बगैर ज़मीन गिरवी रखे, बगैर मकान गिरवी रखे 1,60,000 रुपये तक का वो पूंजी ले सकता है। बैंक में हमारे विभाग के अधिकारी है, पशुपालन विभाग के, वो फार्म भरवाएंगे, उसकी पशु की टैगिंग कराएंगे, उसका बीमा करवाएंगे। और बैंक के अधिकारी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के खास निर्देश हैं सभी को कि उनके कार्ड बनवा के, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड होता है आम आदमी के, वो जब चाहे उससे उसका पैसा निकलवा सके। सर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ है सर, आपके लिए स्कीम चल रही है कुछ? क्यों नहीं, एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण का जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिशरीज के लिए, फार्म गेट प्रोसेसिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपये देश को दिया है, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है हम हरियाणा में लेने की कोशिश करेंगे। और ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे उद्योग लगाए, छोटे छोटे काम करें, चाहे वो मछली पालन का हो, चाहे डेयरी का हो, चाहे बागवानी का हो, या मशरूम प्लांट का है, और चाहे गांव के अंदर छोटे छोटे जो हमारे कल परसों ही घोषणा हुई मुख्यमंत्री जी ने कि हर तरह से मार्केटिंग के स्टोर खोल के हम सरकार के दम पे उनको सहायता करें, रोज़गार ऐसे उपलब्ध कराएं। लोगों की भावना जो है सरकारी नौकरी की तरफ भागने की है। सरकारी नौकरियां अब जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम होंगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण बच्चे जो हैं रोज़गार मांगने के बजाय रोज़गार देने वाले बने, वो खुद सक्षम हों, खुद धंधा करें और 2-4 बच्चों को रोज़गार खुद देने में लायक हो जाए। सर एक मशरूम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इसमें आपने कुछ दिन पहले कहा होगा लो रेट इलेक्ट्रिसिटी हम इसको वो करेंगे, तो वो क्या है सर वो चीज़? नहीं, अकेले मशरूम के लिए नहीं, किसान से संबंधित जो बिजली के कंज्यूमर हैं, प्रोसेसिंग के प्लांट हैं, पॉली हाउस हैं, प्रोसेसिंग हाउस हैं, जितने भी इसके अंदर हैं, हमने कहा है कि बिजली का वैसे तो रेट 8 रुपये, 7.5 रुपये, 108 रुपये पड़ता है, 4 रुपये 75 पैसे की बिजली फिक्स कर दी कि वो बिल दें और अपना प्रोजेक्ट के साथ बाकी का पैसा हम रिम्बर्स करेंगे उनको। तो हरियाणा मेरे ख्याल में ऐसा पहला प्रदेश होगा जो किसान हितैषी फैसले लेने में कोई कोताही नहीं बरतता, और किसान के लिए, मुर्गी पालन के लिए, फिशरीज के लिए, खुम्भी पालन के लिए, खुम्भी पैदा करने के लिए, इन चीज़ों के लिए बिजली के उसकी बहुत खपत होती थी, उसमें उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। सर ये कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर ये बोनस वगैरह सर, फार्मर्स विल गेट बोनस ऑफ ₹125 पर क्विंटल की बात हुई थी सर कुछ? ये एक बार विचार किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट के साथ बैठ के कि अगर हम मंडी का किसान की परचेज को डिले कर दें तो उसको बोनस दे दें। उसके अंदर से हमने मांगी भी थी, लेकिन उसको हमने डिले किया नहीं, हमने परचेज को टाइम पे किया, बल्कि और सालों से ज़्यादा जल्दी हमने थोड़े से वक्त पे सारी परचेज की और बड़ी अच्छी 4 गुना ज़्यादा मंडियाँ बनाई, और गेहूं की, सरसों की परचेज इतनी अच्छी हुई कि किसान के खाते में 17-18 हज़ार करोड़ रुपया तुरंत 1 महीने के अंदर पहुंच गया। सर ये टिड्डी अटैक जो हुआ था ये हरियाणा में 5 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे इसके अंदर, तो इसके लिए क्या क्या किया गया सर इसको रोकने के लिए? इस साल कोरोना के साथ साथ किसानों को तो कोरोना से भी घातक जो खतरा है वो टिड्डी दल से है। हरियाणा में 2 बार टिड्डी दल आ चुका है, और जो टिड्डी दल का हमारा केंद्र सरकार का विभाग है उनकी एडवाइजरी हमारे पास है कि टिड्डी दल फिर भी आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा। तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो सावधान रहे। हमारा विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले हफ्ते मीटिंग ली थी, उन्होंने पूरी छूट दे दी है कि हम ड्रोन को ख़रीदें, ड्रोन किराए पे लें, किसानों के ट्रैक्टर को भी किराए पे लें,
और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जितनी हैं उनका भी उपयोग लें, या और स्प्रे करने वाली कोई भी मशीनरी दुनिया में उपलब्ध है वो प्रयोग में लेके आएँ। और जो दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ जो है उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है टिड्डियों की, जो उन पर कम असर करती हैं, उनकी बजाय जो ज़्यादा घातक के पेस्टिसाइड हैं उनका प्रयोग करें। और सौभाग्य से अभी तक टिड्डी दल कोई ज़्यादा हरियाणा में बिगाड़ नहीं पाई है, और किसानों का और प्रशासन का सहयोग रहेगा, और हरियाणा में किसानों की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। सर एक इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे सर, एनिमल इंश्योरेंस के बारे में सर, और ये कहाँ स्टार्ट होगी है? ये किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा सरकार का पशुपालन विभाग का पशुपालकों की तरफ विशेष ध्यान है। हरियाणा पहला प्रदेश है जो मुंह खुर और गलघोटू की बीमारी से बहुत सारे पशुओं की लाइन लग जाती थी, वो मर जाते थे। सिंगल वैक्सीन से हमने उसका इलाज किया, और कोरोना के टाइम में भी हमने 50 लाख पशुओं का, सारे देश में 1.5 करोड़ हुए, 50 लाख जिसमें से हरियाणा में है, उनका ये इस वैक्सीन से हमने उनका प्रयोग में लेके आए। और इसी का परिणाम होगा कि ये किसान जो है जोखिम फ्री हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आज तक का ऑल टाइम हाई 3,35,000 पशुओं का हम बीमा करा चुके हैं, और अभी जो हम अगले 100 दिन के अंदर 5 लाख नए पशुधन क्रेडिट कार्ड बांटना चाहते हैं, तो उन सब का नया बीमा हो जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा पहला प्रदेश होगा जिसके पशु जो है बीमित होंगे। और किसान की आमदनी बढ़ाने का मतलब ये है कि किसान को जोखिम को कम करो, चाहे फसलों का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे पशुपालन का हो, उसके पूंजी उसको सस्ती मिले, जोखिम उसका कम हो जाए। इसी दिशा में बीमा योजना है, और इस योजना में सरकार का अंशदान बहुत भारी है। किसान से तो हम प्रति पशु 100 रुपये लेते हैं 1 साल के, और जो SC के किसान हैं उनसे कुछ नहीं मिलते। तो हमारा मकसद ये है कि किसान उसको जोखिम से फ्री कर दे। और सर ये अंत में एक अहम मुद्दा जो हमेशा ही रहा है सभी डिपार्टमेंट्स में लगातार, ये करप्शन के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको रोकने के लिए सर आप क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का खास ध्यान इस बात की तरफ है कि किसी भी हरियाणा वासी को, किसी भी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से, किसी नेता से किसी तरह की मतलब उसको समस्या करप्शन के से संबंधित नहीं आनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें आती हैं आपने देखा होगा कि जो चीज़ें करप्शन रोकने के लिए हम खुद ही चेकिंग करते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हैं तो हम खुद टेस्ट कराते हैं, गोदामों की चीज़ें हैं, स्टॉक है तो हम खुद वेरीफाई कराते हैं। करप्शन रोकने के लिए हम पूरी तरह से सक्रिय हैं, और छोटा से छोटा मुद्दा ले आते हैं तो फिर उल्टा विपक्ष के भाई हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पर ये घपला हो गया, यहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो गया। ये नहीं बताते कि ये संज्ञान में हमने लिया है, स्वतः हमने कार्रवाई की है, और हमको ये नहीं कहते कि हमने 0% कर दिया करप्शन, लेकिन करप्शन रोकने में काफ़ी हद तक मनोहर लाल जी की सरकार ने कामयाबी पाई है। और सर कोविड-19 के बचाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर देशवासियों को? देशवासियों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर सबसे कम है। और जो दुनिया की सारी एजेंसी कहती थी कि इतने दिनों के अंदर तो हम करोड़ों में केस पहुँच जाएंगे, कोई 2.5 करोड़ कहता था, कोई 2 करोड़ कहता था, तो 20-25 लाख तक ही पहुँचे हैं। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं वो देश के साइंटिस्ट की मेहनत से महीने 15 दिन 2 महीने में इसकी वैक्सीन आ जाएगी और इसी कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं सब भाइयों से एक चीज़ प्रार्थना करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है 2 गज की दूरी, इसका सख्ती से पालन करें और मास्क का प्रयोग करें, और इस लड़ाई को अभी अधूरी बीच में छोड़ के ना जाए, अंतिम लक्ष्य तक इसको लड़ते रहे, और इस पर विजय पाना जरूरी है। थैंक यू सर।